सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। शीर्ष अदालत ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपे सारी रिपोर्ट, राज्य पुलिस नहीं देगी कोई दखल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलचल हुई तेज। सीएम उद्धव ठाकरे के बाद राज्य के गृह मंत्री से मिले मुंबई पुलिस कमिश्नर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ये राजनीति का नहीं न्याय का मामला है। अब सरकारी नौकरियों के लिए होगा कॉमन टेस्ट। मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैध होगी। 3 एयरपोर्ट भी प्राइवेट कंपनियों के हवाले हुए। दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार का एक और सख्त कदम। दंगों में नुकसान की भरपाई के लिए लखनऊ और मेरठ में गठित होंगे ट्राइब्यूनल। उपद्रवियों पर कसी जाएगी नकेल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 लाख के ऊपर पहुंची। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी 20 लाख के ऊपर। एक्टिव केस से 3 गुना अधिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम आपको दिखाएंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या अब आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए किस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी, हम आपको ये पूरी बात तफसील से बताएंगे। एक बड़ा परिवर्तन है ये। सरकार ने सीईटी के जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की है, इसको आने वाले समय में किस तरह से देखा जा सकता है और किस तरह का सुधार है, ये हम आपके सामने ये रखेंगे। अभी तक जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी, अब वो कैसे बदल जाएंगी, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन ये एक निर्णय ऐसा है जो ऐतिहासिक माना जा सकता है। और इस ऐतिहासिक निर्णय से कैसे भारत के युवा सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, हम आपके सामने ये रखेंगे। उधर इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज इसी बैठक में 3 बड़े एयरपोर्ट्स की बात हुई है और तीनों ही एयरपोर्ट्स को कुछ कंपनियों को दिया गया है, प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। अब इन एयरपोर्ट्स के खुलने से कहा जा रहा है कि ये एक परिवर्तन का दौर शुरू हो सकता है भारतीय विमानन इतिहास में। किस तरह से ये कहा जा रहा है और किन कंपनियों को ये सुविधा मिली है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है और साथ ही उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही जगह सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और इसीलिए जानकार ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला राजनीतिक ज्यादा हो चुका है। उधर सोशल मीडिया पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम नेता अभिनेता इस फैसले के बाद किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होने जा रहा है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। पुलिस और पुलिस के बीच की लड़ाई की भी बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे आज बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत उत्साहित रहे और उन्होंने एक तरह से नेताओं की तरह जो भाषण किया है, उनकी इस नेतागिरी को भी आपके सामने ही रखेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गैर गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का भी ये बयान आने वाले समय में कांग्रेस के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है और इस बयान से अब जो कयास लगने शुरू हुए हैं, ये भी एक दिलचस्प कहानी है और इस दिलचस्प कहानी में कौन से किरदार हैं, हम आपके सामने आज खुलासा करेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको आज के उन तमाम गतिविधियों से रूबरू कराएंगे जो आज अदालतों में होती रही और उसके अलावा आज हम आपको कोरोना के उस कहर की स्थिति भी बताएंगे जो इस वक्त 26 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि खुशी की बात यह है कि 20 लाख से अधिक लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, इसलिए उम्मीदें ज़्यादा हैं, सपने ज़्यादा हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम कोरोना से निपट जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने दंगों और हिंसों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दो ट्राइब्यूनल के गठन का फैसला किया है। ये ट्राइब्यूनल्स क्या क्या करेंगी, ये आज हम आपके सामने रखेंगे। लखनऊ और मेरठ में इन दो ट्राइब्यूनल्स की स्थापना होगी। इनको कौन इनकी अध्यक्षता करेगा, किस तरह से ट्राइब्यूनल्स काम करेंगी, ये पूरी जानकारी आज देश की बात में। और साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, इस पर भी एक खास नजर आपके इस खास कार्यक्रम में। इन तमाम खबरों के बाद हम आपको दिखाएंगे आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को और एक ऐसे सितारे को भी जो आज हमारे दिल में जिंदा है और हमारे लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी देश के युवाओं को नौकरी के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसे समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन करेगी। देश में अभी करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। ये सब समाप्त करते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसका फायदा करोड़ों युवाओं को होगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। नौकरियों के लिए अभी अलग अलग एजेंसियां अलग अलग परीक्षाएं करवाती हैं। उम्मीदवारों को बार बार फी भरनी होती है। टेस्ट सेंटर तक पहुंचने के लिए साल में कई बार लंबी दूरी का सफर करना पड़ता है। अब इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल IBPS की पहले स्टेज की परीक्षाएं अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी संयुक्त रूप से ही कराएंगी। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैध मानी जाएगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे भर्तियां, सिलेक्शन और जॉब प्लेसमेंट आसान हो जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इस एक निर्णय से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। तो देखिए उम्मीदवार को कितनी सहूलत होगी कि उसको फिर उसके बाद अपीयर नहीं होने की जरूरत है 3 साल। अनलेस वी हैव गिवन हिम द ऑप्शन ही कैन ट्राई अगेन ऑल्सो टू सीक टू इम्प्रूव हिज मेरिट। अब मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, उसने जब अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है तो सामान्यतः जो वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है वो नहीं करेंगे। इस लिस्ट से जो एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है या बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं हु आर सूटेबल टू अस, उनकी क्वालिफिकेशन क्या था। जो इस तरफ बैठा कैंडिडेट है वो भी जब एडवर्टाइजमेंट अपीयर होगी तो डिपेंडिंग ऑन हिज एप्टीट्यूड, हिज क्वालिफिकेशन, हिज बैकग्राउंड, हिज प्रेफरेंस एंड हिज बेंट ऑफ माइंड वो उसको अप्लाई करेगा। उधर केंद्रीय कैबिनेट के अन्य फैसलों में सरकार ने चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को मिलने वाली कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इसके अलावा देश में PPP मोड पर 6 हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का ठेका प्राइवेट कंपनीज को दिए जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए नीलामी के जरिए टेंडर मंगाया गया था। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे देने का फैसला किया गया है। प्राइवेट कंपनियों के ये हवाई अड्डे 50 साल की लीज पर दिए जा रहे हैं। उधर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द ही हो सकता है। सूत्रों के अनुसार संसद के मानसून सत्र से पहले ये विस्तार हो सकता है। अभी तक की खबरों के हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों में हुए कामकाज की समीक्षा रिपोर्ट से प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया है। मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में फेरबदल एक साथ या 2-4 दिन आगे पीछे होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों के प्रभार बदले जा सकते हैं तो कुछ संगठन में भी भेजे जाएंगे। संगठन से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लाए जाने की भी तैयारी हो रही है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को अंजाम दिया जाएगा। इस कवायद को संसद के मानसून सत्र से पहले ही पूरी करने की योजना है। मानसून सत्र सितंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय संगठन की नई टीम की सूची को तैयार करते हुए 1 महीने से भी अधिक समय हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होने वाले गुणा भाग के कारण इसमें देरी हुई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट से कुछ चेहरों को हटाकर संगठन में भेजने और उनकी जगह नए चेहरों को जगह देने की तैयारी थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन रही थी। अब नई टीम में चुने जाने वाले चेहरों को लेकर अंतिम दौर का मंथन पूरा हो गया है और सभी के बीच सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संगठन की नई टीम पर फैसला हो जाने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन का दौर शुरू हुआ है। पार्टी की रणनीति मानसून सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार पूरा कर लेने की है। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार पर माथापच्ची पूरी हो जाने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही है कि इसके लिए जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज सुना दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सहयोग करे, साथ ही तमाम जांच संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने में भी मदद की जाए। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो भविष्य में सुशांत केस से संबंधित मामले को अपने हाथ में ले। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे के रहस्य की छानबीन के लिए सीबीआई सक्षम जांच एजेंसी है और कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल न दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई न सिर्फ पटना के एफआईआर मामले की जांच के लिए सक्षम है, बल्कि आगे भी इस मामले में कोई केस दर्ज होता है तो इसे सीबीआई ही देखेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच का अधिकार किसे है, इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगे थे। बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार की तरफ से लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई चीजें बिल्कुल साफ हो गईं। मसलन बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो सही थी। सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानून के मुताबिक की गई। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे, जो भी सबूत जुटाए हैं उन्हें सीबीआई को सौंपे। इसके अलावा सुशांत सुसाइड केस में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। ये एक हमारा जो भी स्टैंड था, एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी कि महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। सुशांत की बहन श्वेता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया और लिखा, भगवान आपका शुक्रिया, आपने सभी की प्रार्थना सुन ली, लेकिन ये शुरुआत है, सच की तरफ पहला कदम है, सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसे 130 करोड़ भारतीयों की भावना की जीत बताया। मैं बहुत खुश हूँ, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की सर्वोच्च अदालत से अपील की थी। रिया ने अपनी दलील में कहा था कि बिहार में की जा रही जांच को आधार मानते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गैर कानूनी है। अगर कोर्ट खुद सीबीआई से जांच करवाने का फैसला लेता है तो फिर कोई आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट का फैसला आते ही महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है। यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत ने करोड़ों लोगों की जो जनभावना थी, सुशांत के परिवार की जो मांग थी, उसको न्याय आज मिला है। करोड़ों लोग और सुशांत का परिवार महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, पर महाराष्ट्र सरकार अपने अहंकार में
कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में 66 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग थी। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। उसके बाद सीबीआई ने रिया समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुशांत का शव 14 जून को मुंबई के उनके फ्लैट में लटका हुआ मिला था। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया था, लेकिन घटनाओं को देखते हुए सुशांत की हत्या की आशंका जताई जाने लगी। सुशांत के फैंस, परिवार वाले और कई नेताओं ने हत्या का शक जताया और सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। मीडिया और सोशल मीडिया में भी लगातार ये मामला सुर्खियों में बना रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीबीआई ने इस मामले में विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी बना दी है, जो कल मुंबई पहुंचेगी। इसका नेतृत्व 1994 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर मनोज शशिधर करेंगे। 4 सदस्यों वाली एसआईटी टीम में गुजरात कैडर की 2004 बैच की आईपीएस गगनदीप गंभीर और 2007 बैच की एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस नुपुर प्रसाद को भी रखा गया है, ताकि महिला आरोपियों से पूछताछ में दिक्कत न हो। इस मामले में अनिल कुमार यादव जांच अधिकारी होंगे। अनिल यादव शोपियां केस के साथ साथ विजय माल्या केस में भी जांच कर चुके हैं। सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी, ये तो स्पष्ट हो चुका है। उधर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसा बयान दिया जिस पर सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुप्तेश्वर पांडे का पूरा बयान सियासी बयान ज्यादा लग रहा था, एक पुलिस अधिकारी का बयान कम लग रहा था। वैसे भी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर तमाम तरह के विवाद आते रहे हैं। 2009 में चुनाव लड़ने वाले गुप्तेश्वर पांडे, बाद में उनकी पत्नी ने ये कहा था कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने वीआरएस ले लिया था, वापस सर्विस में आए और डीजीपी की पोस्ट तक पहुंचे। माना जाता है गुप्तेश्वर पांडे की पहुंच और रसूख दोनों ही बिहार में ज्यादा है। लेकिन आज जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे सबके सामने आए, उसको लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए। रिया चक्रवर्ती को लेकर डीजीपी से सवाल पूछा गया, जिस पर डीजीपी ने विवादित टिप्पणी की। डीजीपी के बयान पर और भाषा पर, दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं, जो कि वाजिब हैं। मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया है, जिस तरह से उन्होंने बात की है, स्पष्ट है कि गुप्तेश्वर पांडे को अपने भविष्य की चिंता है और वो अपने भविष्य जेडीयू या बीजेपी के अंदर ही देख रहे हैं। बक्सर से चुनाव लड़ने की इच्छा है उनकी और इसलिए पृष्ठभूमि तैयार करने में वो कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं और इसमें मीडिया का साथ लेने में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो बार बार बहुत मुखर होते हैं मीडिया पर आकर और सुशांत सिंह राजपूत के बहाने उन्हें एक ऐसा प्लॉट मिला है जिस पर वो अपने भविष्य की जो मंजिलें हैं, जो उसकी लक्ष्य है, उसकी इमारत खूब आसानी से खींच सकते हैं। ये एक अलग रूप है किसी भी घटना का, जिसको देखकर कई बार प्रेमचंद की कहानी कफन याद आती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मसला जो है वो भावनात्मक से ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस समर्थित उद्धव ठाकरे सरकार पर कांग्रेस नेता ही हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने अपने ही गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मामले में ढिलाई बरती जा रही थी और इसके साथ ही निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस की क्षमता पर किसी को शक तो नहीं है, पर इस मामले की जांच जिस तरह से की जानी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। इस वजह से शायद ये फैसला आया है और इसकी वजह क्या रही ये राज्य सरकार जाने। मुंबई पुलिस एक बहुत ही सक्षम पुलिस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे खुद मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत फक्र है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जिस प्रकार से जांच हुई, हो सकता है वो ईमानदारी से जांच कर रहे होंगे, लेकिन बाहर ऐसा परसेप्शन बना, हमको ऐसा दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही। 2 महीने बाद भी आज तक मुंबई पुलिस ने साफ साफ नहीं कहा कि हुआ क्या। उधर एक तरफ अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या की जांच सीबीआई करने जा रही है, वहीं इस पर पूरे मामले में सियासी रंग पूरी तरह से
चढ़ चुका है। सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार पहले ही आमने सामने थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप और अधिक तेज हो गए हैं। इस बीच बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी इस बार सुशांत सिंह का मामला उछालने की और उछलने की पूरी तैयारी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने लाभ के लिए इस मुद्दे को अपनी अपनी तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसकी झलक भी सियासी दलों के नेताओं के बयानों में दिखाई देने लगी है। कौन करे बाढ़ की चर्चा, कौन करे गरीबी की बात, कौन करे अशिक्षा की बात, कौन करे कानून व्यवस्था की बात। सुशांत सिंह राजपूत के बहाने एक ऐसा पर्दा मिला है जिसमें सुशासन बाबू के सारे करतूत छुप जा रहे हैं और ये दोनों ही दलों को यानी कि पक्ष को और विपक्ष को दोनों को ही मुफीद बैठता है। देखिए रिपोर्ट। इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा अहम होने जा रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार पहले से ही आमने सामने है। अब आने वाले चुनाव को देखते हुए भी ऐसा माना जा रहा है कि सभी दल सुशांत केस को जिंदा रखना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस केस का राजनीति से रिश्ता नहीं, इसका सिर्फ न्याय से वास्ता है जो कानूनी रूप है। वहीं बिहार पुलिस ने इख्तियार किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये साफ हो गया है कि ये बिल्कुल न्याय संगत था और कानून के मुताबिक किया गया था। कोर्ट के फैसले का स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी की मांग बिहार सरकार की स्वीकार की गई और बिहार सरकार की एफआईआर को भी ठीक माना गया। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच में सहयोग करेगी, ऐसा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुशांत केस को लेकर पक्ष हो या विपक्ष सभी एक सुर में बात कर रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और एलजेपी समेत तमाम सियासी दल इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। और न सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं न कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है। और हम लोगों ने लगातार जो है 30 जून से मांग लगातार चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो हम लोगों ने किया है, लेकिन बिहार सरकार जो है 42 दिन बाद जो है संज्ञान लेती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर बीजेपी ने योजना पर अमल भी शुरू कर दिया है। इस बात को भांपते हुए कि ये मुद्दा बिहार चुनाव में सभी दूसरे मुद्दों पर भारी पड़ सकता है, पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बतौर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। फडणवीस पहले से वहां मौजूद भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। दोनों महाराष्ट्र में एक साथ काम कर चुके हैं। जिस तरह सुशांत सिंह मामले को महाराष्ट्र की सरकार अटका, लटका और भटका रही थी, अब इस मुद्दे पर पूरे न्याय की उम्मीद है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले बहुत दिन से ये मांग कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया इससे बेहद खुशी हम लोगों को है। वैसे तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कोरोना संकट और बाढ़ जैसे तमाम मुद्दे बड़े हैं, लेकिन मामला सुशांत सुसाइड केस तक सिमटता दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही इसे भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिजली, सड़क, पानी, कपड़ा और मकान की तरह ही सुशांत भी बिहार में मुख्य मुद्दा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्य क्या कहा जाए, सुशांत इतने बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि तमाम वो मुद्दे जो मूलभूत मुद्दे होते हैं वो सब पीछे छूट चुके हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से पार्टी की कमान किसी गैर गांधी शख्स को सौंपे जाने के राहुल गांधी के विचार का समर्थन करने की खबरों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी की जिस टिप्पणी को लेकर खबरें चल रही हैं वो पुरानी है। कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि हम प्रियंका गांधी की 1 साल पुरानी टिप्पणी की अचानक उपजी प्रायोजित मीडिया की रुचि के खेल को समझते हैं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को लेकर प्रियंका गांधी का हवाला देते हुए खबरें चल रही हैं। ये इंटरव्यू एक किताब का हिस्सा है। इस इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के नेतृत्व में बड़े फेरबदल के संकेत दिए थे। प्रियंका ने कहा था कि एक गैर गांधी को पार्टी का नेतृत्व जरूर करना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद कहा गया था। हालांकि अब कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका का यह इंटरव्यू पुराना इंटरव्यू है। और अब आपको लिए चलते हैं योगी सरकार के एक बड़े फैसले की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दंगा विरोधी योगी मॉडल प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश के कुछ और राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी अब अपनाया जाने लगा है। अब इस मॉडल को कानूनी दर्जा देते हुए योगी सरकार ने राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस तरह के ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। इस ट्राइब्यूनल में वो लोग क्लेम कर सकेंगे जिनकी संपत्ति को दंगे या किसी जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचा हो। अधिकरण उनकी शिकायतों पर वसूली कराएगा। खास बात यह है कि दंगाइयों या उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत भी अधिकरण में ही देना होगा। खबरों के अनुसार इस अधिकरण को सिविल न्यायालय के सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वो उसी रूप में काम किया करेगा। यूपी की योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर अपराधियों और उपद्रवियों को अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उपद्रवियों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्ती होगी। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में महाभारत का एक श्लोक भी लिखा। इसमें दुष्टों को दंड देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली के लिए मेरठ और लखनऊ में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के अनुसार लखनऊ और मेरठ में शीघ्र ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा। नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली हर हाल में सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। पिछले साल दिसंबर में राजधानी लखनऊ समेत दूसरे जिलों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने दंगाइयों से इस संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित रिटायर्ड न्यायमूर्ति बीएस चौहान जांच आयोग को भंग करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस बी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि हमने जांच करने के तरीके में कुछ सुरक्षा प्रदान की है। आवेदन में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बीएस चौहान आयोग को भंग करने की मांग करने वाले आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका में न्यायिक आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता पर संदेह जताया गया और राजनीतिक लिंक होने की बात कही गई थी। वहीं अदालत ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस तरह के आरोप लगाना गलत है। कमेटी के गठन के बाद सदस्यों के नाम यूपी सरकार द्वारा सिफारिश किए गए थे। उधर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी कि बीसीआई ने एक बयान जारी किया है जिसमें अधिवक्ताओं से एक अपील की गई है। बीसीआई ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अदालती कामकाज के दौरान कठिनाई जरूर हो रही है, लेकिन अदालत के शारीरिक रूप से शुरू होने तक पूर्ण रूप से सहयोग करने का अनुरोध अधिवक्ताओं से हम करते हैं। कोर्ट का कामकाज धीरे धीरे शुरू होगा और अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया में सहयोग देने की आवश्यकता है। बयान में यह भी कहा गया है कि समन्वय समितियों और बार एसोसिएशनों, एडवोकेट जनरल के लिए यही समय है कि वह मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सहायता के लिए आएं और एक व्यापक योजना बनाएं। बयान में अन्य उच्च न्यायालय का उदाहरण भी दिया गया है जिन्होंने कानूनी बिरादरी के भीतर कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण शारीरिक कामकाज फिर से शुरू नहीं किया है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में हाईकोर्ट सुनवाई के लिए खुलने के बाद कुछ दिनों में ही कोर्ट को वापस वर्चुअल सुनवाई पर जाना पड़ा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को खुद कोविड-19 पॉजिटिव हो गया था।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,66,626 हो गई है। इस दौरान ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी 20 लाख के ऊपर हो गया है। एक दिन में 65,024 मामले सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड 60,455 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। ये कुल मरीजों का 73% है। देश में एक्टिव केस की तुलना में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या अब 3 गुना हो गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। इसमें अप्रैल से लेकर 13 अगस्त तक के आंकड़े हैं। इसके मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। जुलाई महीने में 51% कोरोना के नए केस ग्रामीण जिलों में मिले हैं। वहीं 13 अगस्त तक 54% नए केस यहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने में 50 ऐसे जिले हैं जहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के 13 जिले, इनमें भी 11 ग्रामीण इलाके हैं। महाराष्ट्र में 12 जिलों में से 6 ग्रामीण क्षेत्र हैं। लॉकडाउन लगने के बाद देश भर में बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन करने पर मजबूर हुए। इनमें से ज्यादातर शहरों से गांव की ओर लौटे हैं। यूपी और बिहार की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। बिहार के तो करीब 90% आबादी गांव में निवास करती है। बिहार में 10,000 लोगों पर 1 बेड और 4 डॉक्टर हैं। 1 महीना पहले तक किसी भी ग्रामीण जिले में कोरोना के 10,000 मामले नहीं मिले हैं, लेकिन अब 3 जिलों में 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जबकि 4 जिले ऐसे हैं जहां 5,000 केस हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 40 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जीने पर मजबूर हुए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत में रिकवरी रेट 75% पार हो जाएगा, तब कोरोना अपने पीक पर रहेगा। अभी भारत का रिकवरी रेट 73% पर है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रिकवरी रेट और पीक रेट में कोई ठोस संबंध नहीं मिला है। ब्राजील में जब रिकवरी रेट 69% था, तब कोरोना वहां पीक पर पहुंचा था, जबकि अमेरिका में 2 बार पीक पर कोरोना पहुंच गया है। भारत में अभी 22 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं, जबकि दुनिया में 43 दिन में मामले दुगने हो रहे हैं। देश में कुल एक्टिव केस 6,76,387 है, तो ठीक हुए मरीजों की संख्या 20,36,703 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, कोरोना वायरस का टीका पाने के लिए भारत सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार की नज़र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड पर है। खबरों के मुताबिक भारतीयों के लिए 2020 के आखिर तक ये टीका उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार देश में तैयार किए जा रहे कोरोना टीकों पर भी नज़र बनाए हुए है। सरकार को लगता है कि ये टीके भी ऑक्सफोर्ड टीके के क्लियर होने के कुछ दिन बाद बाजार में उतर सकते हैं। भारत में जिन 3 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, उनमें सबसे आगे ऑक्सफोर्ड का ही टीका है। भारत में इस्तेमाल के लिए विदेशी टीकों में ऑक्सफोर्ड का टीका रेस में सबसे आगे है, क्योंकि इसमें एक भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर है। सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ वैक्सीन को बनाएगा, बल्कि वितरण में भी इसका अहम रोल होगा। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी ने भी इस वैक्सीन को फंडिंग देने का ऐलान किया है। उधर कोरोना के दौर में नौकरियां लगातार जा रही हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया बिल्कुल फंसा हुआ है और अब भी तेजी से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में एक संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने रोजगार या नौकरियों से जुड़े कुछ आंकड़े जुटाए हैं। ये आंकड़े कहते हैं कि जून में 40 लाख लोगों को नौकरी वापस मिली, वहीं जुलाई में 50 लाख लोग नौकरी से हाथ धो बैठे। जिन लोगों ने कोरोना संकट में अपना काम खो दिया, उनका कुल आंकड़ा 1,90,00,000 है। अर्थव्यवस्था का धीमापन सिर्फ नौकरियां ही नहीं लेता, बल्कि वो पूरे माहौल को डरावना बना देता है। फिलहाल क्या स्थिति है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, तो वहीं इसके कारण करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्र CMIE की रिपोर्ट पर नजर डालें तो सैलरी बेसिस पर काम कर रहे अब तक कुल 1,80,00,000 लोगों की नौकरी इस महामारी से छीन ली गई है। सिर्फ जुलाई में लगभग 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। CMIE ने कहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से नौकरी पेशा कर्मचारियों की स्थिति खराब होती गई है। जून में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही नौकरी में कुछ रिकवरी दिखने लगी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर लगने वाले छोटे छोटे लॉकडाउन की वजह से जुलाई में नौकरियों में फिर गिरावट देखने को मिली। देश में कई सारी कंपनियां और व्यापार कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में बंद हो चुके हैं। देश में कुल 21% आबादी सैलरी बेसिस पर काम करती है। अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में वेतनभोगी नौकरियां देश के GDP में ज्यादा योगदान देती है। हमारी GDP औपचारिक अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक निर्भर है।
जानकारी के मुताबिक अप्रैल के बाद से अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में तेजी देखी गई। इसकी एक वजह मनरेगा भी हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव की ओर पलायन कर चुके लोगों को सरकार द्वारा राहत के तौर पर मनरेगा में काम दिया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लागू किया था। इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। देश की जीडीपी में भी पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि दूसरी तिमाही में भी इसमें गिरावट आएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी को काफी राहत मिली, क्योंकि इस साल रबी सीजन में बम्पर फसल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान ने उस सऊदी से पंगा ले लिया है जो मुश्किल वक्त में हमेशा उसका साथ देता रहा है। बाद में पाकिस्तान को एहसास हुआ तो अपने सेना प्रमुख को मनाने सऊदी अरब भेजा, लेकिन जनरल बाजवा की मुलाकात क्राउन प्रिंस सलमान से नहीं हो पाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी के सऊदी के खिलाफ बयानबाजी के बाद बाजवा सऊदी को मनाने पहुंचे थे। बाजवा ने सोमवार को सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख से मुलाकात की थी। इससे पहले कहा जा रहा था कि बाजवा सऊदी क्राउन प्रिंस के अलावा सऊदी किंग से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। चीन और तुर्की के इशारों पर नाच रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले दिनों अपने पुराने मित्र सऊदी अरब को बड़ी धमकी दी थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक बुलाने में हीला हवाली बंद करें। अगर ये बैठक नहीं होती है तो पाकिस्तान ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएगा जो कश्मीर पर उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। कंगाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस धमकी के बाद इस्लामाबाद से लेकर सऊदी अरब तक में बवाल मच गया। सूत्रों के अनुसार ओआईसी की बैठक न होने के पीछे एक बड़ी वजह सऊदी अरब है। सऊदी अरब ओआईसी के जरिए भारत को कश्मीर पर चित करने की पाकिस्तानी चाल में साथ नहीं दे रहा है। इस संगठन पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है। कुरैशी की धमकी से तमतमाए सऊदी ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $6.2 बिलियन की डील को रद्द कर दिया और उधार तेल गैस देने पर भी रोक लगा दी। सऊदी अरब अब पाकिस्तान से उधार दिया गया पैसा भी मांग रहा है। इस संकट को सुलझाने के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ सऊदी अरब गए थे, लेकिन एक बार फिर कुरैशी ने इस बेहद अहम यात्रा को फेल कर दिया। सूत्रों के अनुसार जिस समय पाक आर्मी चीफ रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री को मना रहे थे, उस समय शाह महमूद कुरैशी कतर के राजदूत से इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे थे। इन दिनों सऊदी अरब और कतर के बीच काफी विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी ने पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सम्मानित करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान से इस कदर खफा है, इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि जनरल बाजवा से सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व ने मुलाकात ही नहीं की। सऊदी सेना प्रमुख से ही बाजवा की मुलाकात हो सकी और इस दौरान पाक आर्मी चीफ बाजवा ने सऊदी अरब को और अधिक सैन्य मदद देने की इच्छा भी जाहिर की। हालांकि इस ऑफर का सऊदी प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने उमस को छू मंतर कर दिया, लेकिन जगह जगह जलभराव से लोगों को परेशानी भी हुई। भारी बारिश का असर दिल्ली एनसीआर ट्रैफिक पर भी साफ तौर पर देखने को मिला। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखता रहा। दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह पानी भर गया, जिसके कारण सुबह काम पर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। मॉनसून के आने के साथ देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में गोवा, गुजरात, पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और असम में हल्की से मध्यम भारी बारिश हुई। मौसम एजेंसियों के मुताबिक देश भर में अब तक बारिश सामान्य से 4% ज्यादा है। देश भर के कई हिस्सों में जलाशय, नदियों और तालाब पानी से लबालब भर चुके हैं। कई राज्यों में भारी बारिश का सितम भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की बात के आखिरी पड़ाव पर अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 19 अगस्त साल 1960 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने स्पुतनिक 5 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। ये पहला सैटेलाइट था
जिसमें भेजे गए सभी जानवर सुरक्षित वापस धरती पर लौट आए थे। हाल ही में रूस ने कोरोना वायरस की दुनिया में पहली वैक्सीन को भी स्पुतनिक 5 नाम ही दिया है। और साल 2004 में आज ही के दिन यानी 19 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने पहली बार अपनी IPO लॉन्च किया। एक शेयर की कीमत $85 रखी गई थी। गूगल ने 2.25 करोड़ शेयर बेचे थे। इसके जरिए गूगल कुल 142 अरब रुपए जुटाने में सफल रहा था। और साल 1918 में आज ही के दिन देश के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो करीब 8 महीने तक जेल में रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1972 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1987 में वो देश के उपराष्ट्रपति बने और 1992 से 97 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 26 दिसंबर 1999 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निधन हुआ था।